ओके, यहाँ पर सबसे पहला एक चीज आती है, क्लास 9th का पहला चैप्टर किसी को याद है जिसका नाम हुआ करता था मैटर? मैटर। Yes, sir. मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है मैटर? एनीथिंग which दैट has हैज mass and मास एंड occupies ऑक्युपाइज space. स्पेस इज वेरी And गुड, कॉल्ड मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड anything भाई। which has कोई भी mass and ऐसी occupies चीज, अब space. देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो तो हमने डिफाइन कर लिया एक रटने वाली डेफिनेशन को, ठीक है, हमने भी ये याद करी थी, एनीथिंग हैविंग द विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, राइट। अब हो गए हम बड़े, कौन सी क्लास में आ गई थी? क्लास 11th में। तो हम एक छोटी सी और प्यारी सी डेफिनेशन समझने के लिए मैटर को हम ये लिखते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका वॉल्यूम होता है और वो उसका कोई ना कोई मास होता है। बात वही है, एनीथिंग बात विच तो वही ऑक्यूपाइज होगी। स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन को बेहतर समझने के लिए हमने दो चीज़ों में इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम होता है जिसका और जिसका मास होता है, हम उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। अब मैटर कितनी तरह का होता है जी? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हम जानते हैं मैटर हमें 3 तरह का मिलता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, Very लिक्विड, good, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमें फिजिकली दिख रहा है, लेकिन केमिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम मैटर को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है? नो No, सर। sir. नो अरे, सर, ठीक नो है ना, सर। ये तो सबको क्लियर No, होगा भाई। sir. सॉलिड क्या होता है, पार्टिकल बहुत पास पास हैं। लिक्विड Yes. क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर हैं। गैस होता है कि अच्छा खासा डिस्टेंस है। अच्छा, एक बात बताओ, ये शायद मैं पहली वाली क्लास जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमने ली थी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो थी, उसके अंदर मैंने आप चीज़ को बताया था कि गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है, इसीलिए वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। ये बात मालूम है आपको? यस। Yes, sir. हाँ, अगर Yes, नहीं sir. मालूम तो कमेंट में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट फ्लूइड एंड प्लाज्मा? प्लाज्मा भी होता है जी, बोस आइंस्टाइन भी होता है, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनको हम नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लाज्मा हम अर्थ पे इतनी आराम से तो ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, प्लाज्मा को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लाज्मा आमतौर पे स्पेस में ही आयनाइज्ड गैसेज होती हैं जी प्लाज्मा, ठीक है। तो चलते हैं किसी दिन स्पेस में, बात करेंगे फिर वहाँ उसके बारे में जाकर, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ओके। अभी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी छोटा सा पार्टिकल है, ये भाई एक छोटा सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे के लिए खिलौना जो है वो है इसकी एनर्जी। अगर मैं इस बच्चे को एनर्जी दे दूं तो ये भागता फिरेगा, ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ये अपने दोस्त के पास भी नहीं रुकेगा कि नहीं भाई मेरे पास तो मेरी एनर्जी आ गई, मैं आराम से खेलूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई, ज़्यादा एनर्जी है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो गैसियस फॉर्म में होगा। इसका ये भी मतलब है कि गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होती है जी? लार्ज। वेरी गुड, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब इस बेचारे बच्चे से थोड़ी सी एनर्जी छीन लो, इसके पास मान लो पहले इसके पास 10 खिलौने थे, मैंने 10 छीन के इसके बाद 2 छोड़ दिए, क्या करेगा? अरे यार 2 से खेलते खेलते कभी तो बोर हो जाएगा, तो कभी कभी अपने दोस्तों से सलाम दुआ कर लेगा। थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी इनके पार्टिकल्स में, जब थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स में तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो गई। तो इसका मतलब ये है लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू गैस थोड़ी क्या होती है जी? कम होती है। अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल की बात करूं, सॉलिड ज़्यादा गरीब बच्चा, उसके पास तो खिलौना है ही नहीं। जब खिलौना नहीं है तो क्या होगा जी? उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो उसके पार्टिकल मूव भी नहीं करेंगे, और जब पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो भाई वो अपना कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, वो अपने दोस्तों के साथ
खेलेंगे आराम से एक तरफ बैठकर। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पास बिल्कुल ही एनर्जी ना हो? सर होंगे तो No, नो सर। बिल्कुल No, एनर्जी sir. तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी होगी। अब उस एनर्जी का क्या करेगा, ये मूव तो कर नहीं सकता, तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। These particles, the particles in the solids do vibrate, ये वाइब्रेट करते हैं जी, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अब दिस इज द कंसेप्ट कि हमारा गैस और लिक्विड और सॉलिड, असल में सॉलिड लिक्विड गैस और क्यों होता है। अब ये चीज अपने दिमाग में खुद सोच सकते हो। मान लो जी आपको मैंने वाटर का मॉलिक्यूल दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वाटर के, और ये फ्रोजन है, बर्फ है जी। आप क्या करोगे, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दोगे, इसको थोड़ी सी क्या दोगे, एनर्जी दे दोगे। एनर्जी क्या करोगे, देखे, अरे भाई हीट कर दो थोड़ा सा। जब हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड से वो चीज melt. अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लिक्विड बन हो जाएगा। लिक्विड में चला attraction जाएगा, decreases. पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी और वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। फिर लिक्विड से और ज्यादा एनर्जी देते रहो। जी हाँ बोलिए। सर एनर्जी हम हीट की फॉर्म में क्यों देंगे, कोई और फॉर्म में नहीं दे सकते? दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दें बिल्कुल हो सकता है, क्या परेशानी है। अरे जब सबके घर में स्टीमर है, Yes, इसमें sir. पानी भरते हैं, उसमें प्लग लगाते हैं। जब प्लग लगा देते हो तो कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी Heating. है ना। और यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या था, Water. वाटर लिक्विड फॉर्म में, और ऊपर से क्या निकल रहा है, Steam. स्टीम Steam. गैस Gas. फॉर्म में। तो भाई हो गई बात। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे दो, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो Yes, ओके, तो भाई ये हुआ हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हम इस तरीके से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यही कंसेप्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट और इन सब का, जो हमारे क्लास 9, ये अभी तक हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं, हमने वो वहाँ पर ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इस नज़रिए से नहीं पढ़ा होगा हो सकता है, लेकिन ये सब हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पर हम आएंगे हमारे मैटर पे और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ये मैटर जो होता है हमारा, ये असल में दो तरह का हो सकता है भाई। सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर दूध वाला आता होगा तो वो दो तरह का दूध दे सकता है, या तो वो बिल्कुल प्योर देगा, Pure. और या वो इम्प्योर। प्योर मिक्स्ड, जो चाहे Mixed. कह लो। एडल्टरेटेड अरे खतरनाक वर्ड, एडल्टरेटेड, गुड। ठीक है, तो भाई प्योर और इम्प्योर, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो हमारे भाई दो चीज़ें हो गई, एक तो मिक्स हो गई और एक इम्प्योर हो गई। चलो बात ही खत्म, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब जो प्योर चीज़ें होती हैं, हमारी प्योर चीज़ें होती हैं, वो कैसी हो सकती हैं। प्योर चीज़ें असल में हम सेम काइंड ऑफ एटम। एग्जैक्टली Same सेम काइंड ऑफ substances. एटम और मॉलिक्यूल, Made up of same एटम kind. और मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर सेम काइंड ऑफ एटम है तो उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अगर सेम काइंड ऑफ एटम है तो हमको उनको क्या बोलते हैं जी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं हम उनको क्या कहेंगे, कंपाउंड्स। Compound. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, करेक्ट। चलो जी बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। मैटर दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर दो तरह का होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब आते हैं एलिमेंट्स पे। भाई एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, कोई बताए जरा। एलिमेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। अरे भाई एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं। मेटल्स, मेटालॉइड। वेरी गुड, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अरे इसमें तो Metalloid. परेशानी नहीं है किसी को। नो सर। ग्रेट। कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, ये कंपाउंड्स अब डिपेंड करता है कि हमारे कंपाउंड किस किस एटम से मिलकर बने हैं। अब जरा खुद ही बता दो, अपने आप ही बताओगे आप लोग। अगर कोई कंपाउंड मेटल और मेटल से मिलकर बना, मेटल
मेटालिक कंपाउंड। मेटल, अगर कोई भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना, एलॉय, मेटलॉइड, अरे भैया अलॉय नहीं है वो, मेटल Alloy. होगा। देखो यहाँ पर प्योर की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक मेटल दूसरे मेटल के अंदर है और केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है। आपने अलॉय की बात करी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। अलॉय जो होता है वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होता, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड होता है सिर्फ, ठीक है। तो हम मिक्सचर में बात करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में। अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू मेटल्स, ओके। खैर ओके, तो भाई मेटल मेटल मेटालिक कंपाउंड्स, मेटल नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड, और नॉन मेटल नॉन मेटल non-metallic compound. नॉन मेटल अरे कोवेलेंट कंपाउंड भाई, कोवेलेंट कंपाउंड भूल गए। सर मेटल और नॉन मेटल तो मेटलॉइड्स होता है ना। बेटा मेटलॉइड्स जो होता है वो मेटल नॉन मेटल नहीं होता। मेटलॉइड जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, सिलिकॉन, जो आपका सिलिकॉन है ना, सुना है जी सिलिकॉन कहाँ होता है? अरे हमारे फोन में 14 कई Yes, जगह sir. भी होता है, बहुत सारी जगह होता है। तो सिलिकॉन जो होता है इसके अंदर इस प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती हैं और नॉन मेटल की भी होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें, Yes, sir. वो एलिमेंट्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड एक अलग चीज है। यहाँ पर एक मेटल और नॉन मेटल को हमने कंबाइन कराया तो हमारा कौन सा कंपाउंड बना? आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अगर मेटल और मेटल को कंबाइन करेंगे तो हमारा मेटालिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मेटल और मेटल Yes, sir. मेटालिक। आमतौर पर मेटालिक कंपाउंड्स नहीं होते, मेटल के एलिमेंट्स ही होते हैं आमतौर पे। तो मैंने लिखवा दिया है क्योंकि हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर आया है। ये क्लासिफिकेशन हमने कंपाउंड्स की करी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। सर व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर वो भी तो बनता है मेटल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल नॉन मेटल से नहीं बनता। किसने कह दिया आपसे? जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल का बने। फॉर एग्जांपल मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं और अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। या आपने अमोनियम आयन का सुना होगा, NH4 पॉजिटिव सुना है? यस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जरूरी Yes, थोड़ी है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। इट इज अ टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, इसलिए इस तरह के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं कहते, ठीक है। अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम कंपाउंड को डिफरेंशिएट करें तो हम सिर्फ दो तरह के कंपाउंड्स देखते हैं अपनी लाइफ में। या तो कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या होंगे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के कंपाउंड होते हैं। और अगर बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो कोवेलेंट, आयनिक और मेटालिक। मेटालिक तो आप हटा ही दो, क्योंकि इसलिए लिख दिया था मैंने कि आप पूछोगे मेटल मेटल को क्या कहेंगे, ठीक है। बस आयनिक और कोवेलेंट, ओके। आगे बढ़े भाई, Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्योर कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड की। मिक्स्ड जो होते हैं, इम्प्योर कंपाउंड्स जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं भाई। मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, या तो वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो, जैसे हमने चीनी को पानी में डाला और वो पूरी तरीके से घुल गया, या तो ऐसा हो। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ये हो सकता है कि हमने पानी के अंदर सैंड डाल दिया, तो वो उसको घुलेगा तो है नहीं, ऑब्वियसली नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो इम्प्योर कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो वो होंगे होमोजीनियस Or heterogeneous. या फिर होंगे हेट्रोजीनियस। heterogeneous. होमोजीनियस देखो, होमो जहां भी तुम्हें होमो सुनाई दे, होमो का मतलब होता है सेम। और हेट्रो Same जहां भी phrase. हमें सुनाई दे तो हेट्रो होता है डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब है एट द एंड जो चीज बनेगी हमारी वो सेम होगी, एक चीज बनेगी जो कि हमें फिजिकली एक दिखेगी। केमिकली तो अलग अलग हैं उसमें दो चीजें, लेकिन वो सेम होगी। अच्छा याद रखना एक चीज, यहाँ पर हम मिक्स्ड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो मिक्स का मतलब ये नहीं है, मिक्स का मतलब ये है मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2। ये एक मिक्सचर है। लेकिन अगर आप कहो कि सर H2 और O2 मिला के तो वाटर बन गया, तो वाटर क्या मिक्सचर है? नो,
वाटर इज अ कंपाउंड, It's a compound. इट्स अ कंपाउंड। ये केमिकली जुड़ गए, लेकिन ये केमिकली यहाँ पे नहीं जुड़े थे, ये हमारा हुआ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर चीजें अलग अलग ही होती हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो। होमोजीनियस में हमें दिखता नहीं है और हेट्रोजीनियस में तो हमें दिख ही जाता है। भाई हेट्रोजीनियस की एग्जांपल देनी पड़ेगी क्या? भाई हेट्रोजीनियस में अपना, अरे घर में हल्दीराम्स का मिक्सचर निकाल के देख लो, अरे हेट्रोजीनियस में सारी चीजें डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं आराम Sand से। in water. एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का ये हुआ। अब सर मिल्क जो जी। होता है वो होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है? देखिए मिल्क जो है हमारा, देखा जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स और जो भी क्या नाम है शुगर्स हैं वो सारे के सारे वाटर के अंदर मिक्स होते हैं। देखो असल में देखा जाए तो उसको डिफरेंशिएट हम करते हैं एज अ कोलॉइड। हाँ, और कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ द Yes, sir. हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में आता है, होमोजीनियस में नहीं। यस। क्योंकि होमोजीनियस की जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूशंस, कंप्लीटली मिक्स्ड, ठीक है। अब ये हेट्रोजीनियस जो है भाई, हमारे हेट्रोजीनियस ये 3 तरह के होते हैं। हेट्रोजीनियस भी 3 तरह के होते हैं भाई। पहला तो हमने लिख दिया कोलॉइड। देखो कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड एक चीज में दूसरी चीज मैंने मिला तो दी, लेकिन वो डिफरेंशिएट आराम से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेंट। अब एक बात बताओ जरा आप लोग, जो हमारा पेंट होता है, पेंट को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या डालते हैं? वाटर। अरे पेंट वाटर नहीं डालते भाई। पेंट को डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें आमतौर पे केरोसिन ऑयल डालते हैं, ठीक है। याद ये रखना है कि पेंट जो होता है वो ऑयल एंड वाटर होता है, ऑयल और वाटर का इमल्जन होता है पेंट। अब जरा सोचो, ऑयल और वाटर सर कब से मिक्स होने लगा? अरे भाई उसको अच्छे से मिक्स करते रहो करते रहो करते रहो, काफ़ी देर तक वो आराम से मिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली नहीं होंगी, फोर्सफुली हमने उनको मिक्स किया, लेकिन है भी वो अभी हाइड्रोजीनियस, लेकिन मिक्स हो गए, उसको हम कोलॉइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा मिल्क, स्मोक। स्मोक क्या है? Blood. Mixture of gas. बिल्कुल, ब्लड भी, ब्लड भी। स्मोक क्या है जी? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, Yes, sir. मिक्सचर ऑफ गैसेस। जेली। और क्या? हाँ, जेली। और देयर आर द एन नंबर ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कोलॉइड, ठीक है। मतलब ये है, हमें चीज़ों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं आपसे कोलॉइड क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ हेट्रोजीनियस है, कौन सी होमोजीनियस है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह का हेट्रोजीनियस होता है हमारा सस्पेंशंस। ठीक है, सस्पेंशन क्या होते हैं जी? सस्पेंशन क्या होते हैं? They can be differentiated by easy method. पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। दे कैन बी डिफरेंशिएटेड। दे कैन बी डिफरेंशिएटेड वेरी physical इजीली। method. भाई सैंड को वाटर में डाल दो तो क्या होगा? कितना ही आप मिला लो, एट द एंड उसको नीचे बैठ जाना है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं हमारी सस्पेंशन, सैंड, वाटर और जो भी आप एग्जांपल लो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोलॉइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई भाई आप लोगों को? मैटर का खेल। सर हेट्रोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस के 2 ही होते हैं, वो सॉल्यूशंस दिमाग में था तो इसलिए 3 बोल दिया था, ठीक है जी। मैटर का खेल समझ में आया सबको? सर यहाँ तो जी हाँ, बोलिए। सर जो जैसे वैसे सॉल्यूशन होते हैं जैसे आयरन सल्फेट और कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट, तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोजन, इसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन तो है ही, तो सॉल्यूशन जो होंगे आमतौर पे होमोजीनियस ही होंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड? मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या फर्क होता है? सर मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करता है, जिनसे मिलकर बना होता है, कंपाउंड शो नहीं करता। So mixture is not chemically bound, Mixture Exactly. is not Mixture chemically whereas chemically bonded compound is. वेरी गुड। कंपाउंड जो होता है वो केमिकली मिक्स होता है एटम्स का। मिक्सचर के अंदर हर कंपोनेंट अपना अलग बिहेवियर शो करता है।
भाई अगर आप ड्राई फ्रूट का मिक्स, चलो छोड़ो, फ्रूट चाट खा लो, फ्रूट चाट जब खाते हैं रमज़ानों में, तो जब वो उसका मिक्सचर बना लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है लेकिन नया टेस्ट बन जाता है फ्रूट चाट का। भाई सेब अपना टेस्ट देगा, भाई आम अपना टेस्ट देगा, है ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट काइंड ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड अ मिक्सचर और इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योर थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड क्या होता है जी? कंपाउंड क्या होता है? So they show different properties. एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पर मैं लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया बात। अगर मैं उसको जला दूँ क्या बन जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई प्रॉपर्टी ही बदल गई, पहले कार्बन का कोई कंपाउंड था, अब क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड पे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता भाई, ठीक है। जब पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, वो कंपाउंड्स होते हैं। और हमारा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में हर कंपोनेंट अपना अपना बिहेवियर भी शो करता है। ओके, ये डिफरेंस है हमारा। बाकी देयर आर n नंबर ऑफ द डिफरेंस जो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। ओके ग्रेट। अब बात करते हैं जितनी भी हमारी एक सवाल कई बच्चे पूछते हैं आमतौर पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सर एटम इज सिंगुलर एंड मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम। एग्जैक्टली भाई, एटम होता है एक एटम, जब एक एटम दूसरे से मिल जाता है तो वो मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये एटम, अब ये मॉलिक्यूल जो होता है, ये मॉलिक्यूल किसी भी तरह का हो सकता है। ये मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरो एटॉमिक भी हो सकता है। अगर ये होमो एटॉमिक है, भाई अब होमो से अपने आप समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। होमो एटॉमिक का मतलब ये एटम सेम, ये फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन होगा, मतलब O2, H2, O3, N2, ये हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एसिड, ठीक है, एसिड P4 जो दिल करे लिख लो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं जी, अगर मैं इसकी बात करूं मॉलिक्यूल्स हेट्रो की, भाई हेट्रो जो होते हैं, याद रखना हेट्रो जो होते हैं वो एक से ज़्यादा अगर एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, NH3, ठीक है, H2O और जो दिल करे लिख लो, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस था हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। एक और इसके बाद एक नया कंसेप्ट और आता है, शायद ये सब ना रिवीजन हो रहा है जी 9th क्लास का भी, ठीक है। एक कंसेप्ट और आता है सर हेटेरोजीनियस 3 टाइप्स के होते हैं ना? हेटेरोजीनियस मिक्सचर 3 टाइप्स के, दो तरह के होते हैं। एटॉमिसिटी इज नथिंग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल Na, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 1। CH4 की क्या है? 5। अरे भाई नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये, अरे भाई समझ में आ रही है यहाँ तक बातें? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट। Yes. अब बात कर लेते हैं SI यूनिट्स की। अच्छा एक बात बताओ, सर एटॉमिसिटी रिपीट कर दीजिए। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ द एटम। मतलब CH4 5। हाँ जी, मतलब CH4 CH4 का मतलब 5। एग्जैक्टली, CH4 में उसकी एटॉमिसिटी होगी 5। अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम किस तरह का एटम है, किस तरह का, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो मैं कहूंगा जी ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाला। अगर मैं O2 की बात करूं तो ये हो गया डायटॉमिक। HCl कैसा है? डायटॉमिक। अगर मैं O3 की बात करूं भाई ट्रायटॉमिक, ठीक है। अगर मैं NH4 की बात करूं, NH3 की बात करूं टेट्राटॉमिक, CH4 की मैं बात करूं तो पेंटाटॉमिक एंड सो ऑन। अब इतने सारे पेंटा हेक्सा नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे जी? पॉलीएटॉमिक। अरे भाई तुम्हारे उसमें मैथ्स में नहीं करते, ठीक है। यस सर, Yes, जस्ट लाइक sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनरी इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल हो जाता है वो, मोनोमियल, बाइनोमियल, Yes, ट्राइनोमियल, उसके बाद Yes, पॉलिनोमियल, sir. ठीक है, ओके Sir. जी हाँ। सर आपने दोनों चैप्टर में से ज्यादा वो किसकी रखी है वेटेज एग्जाम में? अभी यार
मैंने पेपर ही नहीं बनाया। सर आप रखेंगे किसकी? ठीक है, अभी सर सोचा 2 नहीं है, ही हो गया। सोचा नहीं है। अरे अभी हमारे पास बहुत टाइम है, डोंट वरी। एक कोशिश करते हैं क्लास संडे को कर रखने की, तो इस चैप्टर का भी अच्छा खासा हो जाएगा आपका, तो डोंट वरी। इस चैप्टर में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोल कंसेप्ट, आपकी कंसंट्रेशन, स्टीकियोमेट्री, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस, और आपका परसेंटेज, कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। ठीक है, सर ये सब तो पढ़ा हुआ है। हाँ अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में से कम दे देंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़। ऐसा यूनिट्स भाई, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है वाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ दी कैलकुलेशन इन साइंस। सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, पूरे साइंस की बात कर रहा हूँ। सारी यूनिट्स को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी हम किसी फॉर्मूले में वगैरह में पुट करते हैं। ओके, अब ये चीज़ जो बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। मीटर्स। वेरी गुड। टाइम की क्या होती है जी? सेकंड। लिख लो, ये बेहतर है तो लिख लो। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ सर। की होती, जी हाँ, सर वो जो डेफिनेशंस लिखी हुई है बुक में इतनी खतरनाक, कौन कौन सी खतरनाक डेफिनेशन? सर फिजिक्स में। फिजिक्स में कहाँ पर, कौन से चैप्टर में, मुझे तो ध्यान नहीं है भाई। अभी केमिस्ट्री पढ़ लो, बताते हैं फिर, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी ज़्यादा टेंशन नहीं लो, जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा करते रहो, आपके काम पूरा हो जाएगा। ख़तरनाक चीज़ों को एलिमिनेट करो और ख़तरनाक चीज़ों को आसान बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमारी लेंथ हो गई मीटर, मास हो गया किलोग्राम, टाइम हो गया सेकंड्स। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट में हम यूज़ करते हैं एम्पियर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हमेशा याद रखो केल्विन में यूज़ करते हैं। केल्विन। और अगर लाइट की बात करते हैं, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है, कैंडेला। ओके। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ वगैरह के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। मतलब ये चीज़ें यू नो वेरी वेल, ठीक है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन कैंडेला है, क्या होता है? हाँ, कैंडेला इट इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा तेज है उसको डिफाइन करने के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, अच्छा, एक मैंने आपको वो बनवाया था, यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं, अगर शायद आपको याद हो। ये है आपकी एसआई यूनिट, मतलब जो भी मेन यूनिट है। मान लो मीटर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मीटर है, पूरी नंबर लाइन बनाई थी, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर 3 में मूव करूँ तो ये आ जाता है हमारा किलो। फिर अगर मैं 3 मूव करूँ तो आ जाता है हमारा मेगामीटर, फिर गीगा, टेरा एंड सो ऑन। अगर मैं, अच्छा, ये 10 टू द पावर 3 बढ़ा रहा हूँ जी सब में, यस सर, 10 9 10 टू द पावर 12, ठीक है जी। अगर मैं इसमें लेफ्ट मूव करूं तो अगर डायरेक्टली 3 पे आ जाता हूं तो हमारा हो जाता है मिली, ठीक है, 10 टू द पावर -3। लेकिन यहाँ पर ये 10 टू द पावर -1 और -2 दोनों मायने रखती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यू होती हैं, 10 टू द पावर -1 भी और 10 टू द पावर -2 भी। ये जो होता है आपका डेसी होता है, ये होता है आपका सेंटी होता है, डेसी सेंटी, ठीक है, ये मिली। अब आ गए हम 10 टू द पावर -6 पे, ये हो गया आपका माइक्रो। 10 टू द पावर -9 पे नैनो, 10 टू द पावर -12 पे पिको, ठीक है। ये इनफ है, इतना ही आमतौर पे यूजफुल रहता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर और थोड़ा सा आगे जाना है तो फेम्टोमीटर और लिख लो, पिको के बाद फेम्टोमीटर 10 टू द पावर -15, ठीक है जी। तो ये हमारा कन्वर्जन चार्ट है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कैसे हम जंप करेंगे, किस तरीके से करेंगे, दिस इज हाउ वी विल डू दिस।
याद ये रखना है अगर लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई में लेकर जाना है, और अगर यहाँ से राइट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किलो से मुझे माइक्रो यहाँ पर जाना है, माइक्रो वगैरह पे, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा जो भी पावर, जितना भी डिफरेंस, जैसे यहाँ पर 10⁻³ है, ठीक है, और माइक्रो पे जाना है मुझे, यहाँ पर 10⁻⁻⁶ है, तो कुछ नहीं करना मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर को मुझे 1 माइक्रोमीटर में, वो माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होगा, तो कुछ नहीं करना, 10 यहाँ पर 10⁻³ है, ओके ग्रेट, इसको डिवाइड कर दो 10⁻⁻⁶ से, ये हो जाएगा मेरा 10⁹ माइक्रोमीटर्स। इसके अंदर 1 किलोमीटर में इतने माइक्रोमीटर होते हैं, ये मतलब है, ठीक है। जब इसके फार्मूला यूज़ करोगे, फार्मूले में डालोगे, तो ऑब्वियसली हो जाएगी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस की बात है, अदरवाइज तो बहुत इजी चीज़ है, ऐसा कोई मतलब बताने वाली वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर शायद मैं करा चुका हूं आपको ध्यान होगा, नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही भाई, Am I not audible? ओके, तो मतलब नहीं कराया ना, ये बोलो आप। कराया है सर, याद नहीं है, ओके। खैर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं भाई? सिग्निफिकेंट फिगर देखो, आम भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, वो हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत बड़ा कोई वर्ड है, मेरे पास है 10.650, ये मेरे पास डिजिट है, ठीक है, 010.650। इसके अंदर मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ें बताएंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगी, ओके। तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, तो भाई मेरे पास ये डिजिट है 10.650, तो इसके अंदर क्या चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है भाई? 10 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 65 दिख रहा है, और याद रखो आखिरी वाला जो 0 होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट हो गई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? यस सर, विजिबल है सर आ गई। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, जीरोस, फिजिक्स में पढ़ा है। हाँ से बेशक पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। जीरोस एट द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो लिख लीजिए, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट सर प्रीसीडिंग जीरोस। ठीक है यार, ओके, ठीक है, एट द लेफ्ट साइड सारे के सारे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 0.001, तो ये जितने भी हैं एट द लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे क्या हैं? ये नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा पॉइंट है हमारा द जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस डिजिट्स, ठीक है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 101, ये क्या है? yes, ये बीच में है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई जी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीरोस एट द राइट साइड,
zeros at the right side of non-zeros are significant. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.00, 10.00, 10, 10.0. भाई इसके अंदर कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसके अंदर कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसके अंदर कितनी है जी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर. इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ किसी को कोई परेशानी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर? इस वाले पॉइंट में क्या कर रहा है? किसमें? थर्ड पॉइंट में ये है कि भाई ऐसा है, जितने राइट साइड में जीरोज है ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. नॉन जीरो के राइट साइड में जितने भी हैं वो सारे. अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट में मेंशन कर लेना, यहाँ पर डेसिमल जरूर होना चाहिए. डेसिमल मस्ट बी डेसिमल जरूर है. अगर डेसिमल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं 1000 लिख दूं लेकिन डेसिमल ना लगाऊं, तो इसके अंदर जो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो वो फौरन 3 हो जाएंगे. ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कहाँ मेंशन कर रही है? जहाँ पर डेसिमल जरूर होना चाहिए. अगर डेसिमल हटा दो तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर है वही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा. ठीक है सर, इसका क्या लॉजिक है? एक्सक्यूज मी सर. जी हाँ बोलिए. यस, इसका लॉजिक. सर 1.00 में पॉइंट के डेसिमल के बाद 00 का कोई मतलब तो बनता नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट मतलब क्यों है? बनता है बेटा, बिल्कुल बनता है. मतलब ये 1.00 का मतलब ये है, 1.00 का मतलब असल में ये है कि इससे नेक्स्ट जो भी होगा, वो होगा 1.01, ना कि 1.11. अगर 1.000 की मैं बात करूं, ये 4 डिजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अगला जो नंबर होगा वो हमारा 1.001 होगा. असल में लीस्ट काउंट सुना है? नो सर. यस सर. लीस्ट काउंट अगर जिन्होंने नहीं सुना, हम क्या करते हैं, हमारे पास स्केल होता है एक, हमारे पास एक, अरे स्केल बना लेते हैं ना, ये है हमारा स्केल. ठीक है, ये हमारा स्केल है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई यूनिट है. इट माइट बी एनी यूनिट, कुछ नहीं कह रहा मैं, मीटर है, लीटर है, जो भी है, कोई भी यूनिट है. अब जो इसके बीच में यहाँ से लेकर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में तो कोई भी चीज़ नहीं ले सकता. या तो मैं इसको यहाँ पर काउंट करूँगा या फिर मैं यहाँ पर काउंट करूँगा. तो भाई कुछ ना कुछ मेरा लीस्ट काउंट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्केल होता है तो वहाँ पर मिलीमीटर भी गिवन होता है, हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई ऐसा है, आप 20.5 मिलीमीटर ड्रॉ कर सकते हो अपने उसी वाले स्केल से? नो सर. ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मिलीमीटर से छोटा तो उसमें है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, और कर भी नहीं सकते हम. ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमारी जितनी चीज़ें हैं वो एक्यूरेट रहें. ठीक है, अब आई समझ में बात के ये क्यों इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर 1.000 में और 1.00 में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है. इसीलिए इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहा, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहा. सर 0 के बाद 2 नहीं आ सकता? किसके बाद? 0 के बाद कहाँ पे? इसके बाद नेक्स्ट राइट साइड में. यूं? हाँ, तो 1 के बाद 2 ही आएगा यार. वो 2, 3, 4 आप उसको उसी वैल्यू में आगे बढ़ा सकते हैं आगे. ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बहरहाल. ओके, आगे आते हैं भाई. रूल्स ऑफ एडिशन.
रूल्स ऑफ एडिशन से पहले कुछ ट्राई कर लेते हैं कि आपको कितने समझ में आए सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं बात करूं 0.01010, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, बताओ कोई। 4 फाइव कैसे 5 और कैसे 4? तो 5 4 भाई हमारा पहला पॉइंट ये था कि 5 जितने लेफ्ट साइड वाले हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने राइट साइड 4 वाले हैं अगर डेसिमल मौजूद है तो राइट साइड वाले जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और बीच वाले तो होते ही हैं सिग्निफिकेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 4 हो गए। सर लेफ्ट राइट आपने ही कैसे किया है, किस बेसिस पर? ये लेफ्ट और ये राइट ऐसे। नो सर, आपने लेफ्ट करते 0.0 पर मार्क किया ना। हाँ तो अच्छा नॉन जीरो हमारा पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है, ठीक है, पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा 1 है, तो 1 से पहले जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और आखिरी नॉन जीरो जो है हमारा वो ये है, तो इसके बाद वाले जितने होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। ये मतलब फर्स्ट और लास्ट नॉन जीरो की बात होती है, ठीक है। यस सर। ओके अगर मैं बात करूं 2.0 इंटू 10 टू द पावर 23, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर 2। ओके और कोई? 24 ओके 24, बाप रे। और बस? सर 2 ओके देखो याद रखो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो दिख रहा है उसी को देखेंगे सिर्फ, और नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके चलिए रूल फॉर एडिशन। तो रूल ऑफ एडिशन के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम डेसिमल की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2.01 है, इसको मुझे ऐड करना है 3.591 के अंदर। ओके भाई समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। ठीक है आंसर बताओ भाई क्या होना चाहिए? नॉर्मली आंसर क्या होना चाहिए? हमारा नॉर्मली आंसर होना चाहिए 5.601। ये हमारा कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब याद ये रखना है कि आइदर हमारा एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम आंसर के मैंने कहा था डेसिमल की बात करेंगे, तो आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट लेंगे जो लीस्ट होंगे इनके अंदर। अब डेसिमल के बाद इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, इसके अंदर 3 हैं, तो कौन सा वाला लेंगे? 2 वाला। लीस्ट डेसिमल लिखते हैं जी इसमें, लीस्ट डेसिमल, ठीक है जी, लीस्ट डेसिमल। तो यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आ गया? 5.60। दैट्स इट। दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ओके सर जी हाँ सर हम ये नहीं कर सकते थे कि जो 3.591 है पहले उसको राउंड ऑफ करते फिर बाद में कुछ करते? नहीं यार, ऐसा कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो तरीका है वही करो ना, क्या फ़ायदा। अब बात यही है कि फॉर एग्जांपल आपको अपने घर से न्यू दिल्ली स्टेशन जाना है तो डायरेक्ट घर से निकल के न्यू दिल्ली चले जाओ, क्या फ़ायदा पहले निज़ामुद्दीन जाओ फिर न्यू दिल्ली। तो जो इजी मेथड है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके एक और देख लेते हैं जी। 9.51 प्लस 6.2 क्या आंसर आना चाहिए भाई? 9.7। अरे भाई प्लस कर रहा हूँ मैं, 15.1 15.7 ग्रेट 15.7। माइनस का भी यही सीन रहेगा सेम, ठीक है, माइनस में भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा जी अब बात करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये ध्यान रखना है कि वहां पर था लीस्ट, पहले क्या था? लीस्ट डेसिमल पीसेस। यहां पर होगा लीस्ट
सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इजी है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 9.0, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.001 से, तो मेरा क्या आंसर होगा हमारा? लो एक और जीरो लगा दो यहाँ पे, 9.00 मल्टीप्लाई बाय तो क्या 0.00। करेंगे इसमें? आंसर तो बताओ पहले। 0.001। 0.9 आएगा भाई, ठीक है। और यही आंसर होगा क्योंकि इस वाले के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट है, इस वाले में 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर जो आएगा हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। स्टार्टिंग के हिसाब से थोड़ा हार्ड पड़ गया आप लोगों को, चलो कोई नहीं, इजी वाला देते हैं भाई। 2.01 मल्टीप्लाई बाय 2.2 निकालो अब आंसर। अरे क्या आया आंसर? 4.4। 4.4 सिंपल भाई। एक्यूरेट आंसर तो कुछ और आएगा, 4.422 आना चाहिए शायद। 4.4। हाँ तो मतलब जो है आपने डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्ट हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो आंसर जो होना चाहिए वो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। 4.4 दैट्स इट। अरे समझ में आया भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या सीन है? इसका रूल समझ नहीं आया। जी सर। इसका रूल सिंपल सा ये है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर है, आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12.101 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.0 से, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। 2। आंसर जो आना चाहिए हमारा कितने सिग्निफिकेंट फिगर का आना चाहिए? 2 का आना चाहिए। अगर 2 का हमारा आना चाहिए तो आंसर क्या हो गया हमारा? सिर्फ 12, और डेसिमल को लिखना जरूरी है 12 डॉट। दैट्स इट। के बाद कुछ नहीं आएगा। नहीं, डेसिमल उसके की बाद बात कुछ नहीं आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। अगर बहुत कुछ करने का दिल कर रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1, साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो आंसर। अब सर ये कैसे लिख दिया, ये भी बताऊं? ये तो क्लास 7th है। नो सर पता है। हाँ ये तो क्लास 7th है भाई। यूनिट चेंज करते हैं। ओके फाइन, चलो सिग्निफिकेंट फिगर का हमारा आज का ये हुआ पूरा। चलो आज के लिए जो सोचा था हम पहुंच गए। सर डिवीजन के लिए क्या करेंगे? क्या बेटा? सेम कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल इसी को ही ले लो 12.101 को 10, चलो एक और ले लो तुम, 6 डिजिट ले लो, उसको डिवाइड कर लो 1.0 से, ठीक है। तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं जी? इसके अंदर 6 हैं। इसके अंदर कितने हैं जी? इसके अंदर 2 हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर जो आएगा हमारा सिर्फ 2 में ही आएगा, यानी कि 12 डॉट, दैट्स इट, 12 डेसिमल। सर ऐसे नहीं आ सकते 0.1.2 into 10 मर्जी है, ये आप ये लिखो या ये लिखो, मार्क्स उतने ही मिलने, एक ही बात है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर समझ नहीं आया। सिग्निफिकेंट फिगर समझ में नहीं आया भाई। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ सोचो, एक चीज़ मैंने, अच्छा ये बात समझ में आई आपको? 10.00 के अंदर ये 2 जीरो की इंपॉर्टेंस समझ में आई नहीं आई? यस सर। ये वाली तो आ गई है ना। अब जरा ये बताओ 0.10 में इस वाले जीरो की कोई वैल्यू है? अगर मैं सिर्फ 0.10 भी लिख दूं, 0.10 भी लिख दूं तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये बात तो समझ में आ गई भाई। हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और राइट मोस्ट साइड में जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ओके। अब बचे कुछ क्या बचा? नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो के बीच वाले सारे के सारे ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि वो तो काउंट होंगे ही सारे।
बात ये है कि काम की बात कहाँ हो रही है। देखो सिंपल सी बात ये है, काम की बात कहाँ हो रही है। मैंने आपको 10 का नोट दिया, कितने का नोट दिया? 10 10 का। 10 का नोट दिया, तो 10 के अंदर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसके अंदर मेन चीज क्या है, इसके अंदर अब 10 के नोट में मैं इसको 11 तो नहीं कर सकता, नोट का 10वां हिस्सा फाड़ के दे दूं, नो। इसके अंदर डेसिमल तो नहीं लगा हुआ, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन मैंने आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर करे, 10.00 रुपीज हैं। अगर मैंने इतने ट्रांसफर करे तो ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर काम की होंगी। क्योंकि अगर चारों काम की नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से चारों काम की नहीं होती, तो अगर मैं आपको 10.01 भेज दूं तो मेरे अकाउंट से एक पैसा तो ज्यादा चला गया ना। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाले जो जीरोज हैं वो भी जरूरी होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और बीच वाले क्यों होते हैं वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 101 की अगर मैं बात करूं, 101 की, तो ऑब्वियसली बीच वाला तो जरूरी है। यस सर। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 3 बेसिक रूल हैं कि भाई जो लेफ्ट साइड में जितने जीरोज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0, लेफ्ट साइड में कंटिन्यूएशन में जितने भी जीरो ले लो, आखिरी में 1 लिख लो बस। अब ये कंटिन्यूएशन में सारे लेफ्ट साइड में जीरोज है ना, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है, सिर्फ एक हमारा सिग्निफिकेंट बच गया, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं राइट साइड में 1000 जीरो भी लगा लूं, 1.000 n नंबर ऑफ द जीरोज, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? n तो 0 है, n 0 है और 1 ही होगा, तो n+1 सिग्निफिकेंट फिगर। मैथमेटिकल टर्म में सोचना, मैंने n 0 लिए और 1 वो, तो टोटल मिला के n+1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके सर 10 सर जी जी सर 10 में एंड सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 10 में? सिर्फ 10 के अंदर, इसके अंदर यस सर। एक सिग्निफिकेंट फिगर बस। यस सर। सर अगर डेसिमल ना हो तो? क्या बेटा, अगर डेसिमल ना हो, जब ही तो कह रहा हूँ, अगर डेसिमल ना हो तो ये है, लेकिन अगर डेसिमल है 10 डेसिमल, तो हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है। ओके ठीक है जी। यस सर। जी सर। ओके ग्रेट। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अच्छा ये बताओ, पाई की एक्यूरेट वैल्यू पता है किसी को? 3.14 3.1 एक्यूरेट वैल्यू की बात हो रही है जी, अज्यूम्ड वैल्यू की बात नहीं हो रही। 3.14 is an assumed value. 22/7 22/7 22/7 is the accurate value. अब ये 22/7 का जब आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। कभी बैठ के आराम से जब दिल करे, बहुत खाली हो, बहुत ज़्यादा ही, तो 7 को डिवाइड करना 22 से, 3.14 सो ऑन, पूरा स्क्रीन भी भर दूंगा ना इतने छोटे छोटे डिजिट से, तो भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो पाई के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट। एग्जैक्टली, इनफाइनाइट। ठीक है, आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसे लिखेंगे जितने कितना? कांस्टेंट हैं बेटा, क्या मैं हम फिर कितने वो लिखेंगे इसके? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट लिखेंगे। इनफाइनाइट। देखो एक नहीं बात सर, याद- क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सुनो, 3.14 वैल्यू इनफ है, अदरवाइज 22/7 भी लिख सकते हो, मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखो इनकी वैल्यू, या जितने भी कांस्टेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कांस्टेंट, इट माइट बी आर होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, और जो भी जितने भी कांस्टेंट्स हैं जानते होंगे आप लोग। ठीक है, इन सब रिडबर्ग्स कांस्टेंट था, याद होगा,
ठीक है। तो जितने भी खैर जितने भी Planck's कांस्टेंट्स constant. हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, याद रखो जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनके अंदर इनफाइनाइट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसीलिए जब इनसिग्निफिकेंट फिगर, जब इनकी कैलकुलेशन करी जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या नाम है, कोई मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल का मुझे एरिया लेना है, ठीक है। इस सर्कल का मुझे एरिया लेना है, तो हमारा आर ये है मेरा, मान लो 1.1 आर है मेरा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। क्योंकि पाई आर इंटू आर वही पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर इंटू आर। अब ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये जनाब जो है ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर के हैं, तो इसको तो ऑब्वियसली चूज नहीं करेंगे, इसको चूज करेंगे, इसको करेंगे, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। तो कहने की बात ये है, सारे कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ऑल द कॉन्स्टेंट्स डू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके 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 सर। ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं 6.005 प्लस 6.0 इंटू 10 to the power 3। बताओ आंसर। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन करो अच्छे से सॉल्व और मुझे बताओ। 36 point 12.0 into 10 to the power 3. 12. अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। Sir, 1.2 into 10 raised to power by 2. सोचो और अच्छे से सोचो। एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई 10 to the power है नहीं है, यहाँ पर है। तो हम याद रखना, हम इस वाली 10 to the power को इसके बराबर ले जाएंगे, यानी कि 10 to the power 0 करना पड़ेगा हमें। 10 to the power 0 करने के लिए ये हो गया हमारे पास 6.005 और प्लस क्या है प्लस जी? 6.0 6.0 10 to the power 3, यानी कि 3 0 और लगा लो। अब करो ऐड, हमारा आंसर हो गया 6.005। ओके। अब डेसिमल के बाद हमें कितने जीरो चाहिए? एक ही जीरो चाहिए, तो उसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 6006.0। दैट्स इट। ओके सर, पर ऐसा नहीं कर सकते हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दोनों को ऐड कर दें? कर लो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में हम नहीं लेते, बेहतर है। क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे, इसमें 3 है, इसमें 1 है, डेसिमल के बाद मुझे 1 चाहिए, तो मेरा 1 ही यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए चाहो तो साइंटिफिक में भी लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन आपको नंबर पूरा ही लिखना पड़ेगा। 6.0060 इंटू 10 to the power 3 नंबर पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट सारे हैं इसलिए। ठीक है, चलो मान लो आपकी एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास 18.5 है, 18.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 to the power 6, सॉरी 2.21 इंटू 10 to the power 6। इसका मुझे आंसर बता दें। इतना बता दें कितने सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर चाहिए मुझे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर चाहिए मुझे। चलिए बता दीजिए जल्दी से। नॉर्मली जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर के हिसाब से वो आ रहा है हमारा 40.885 इंटू 10 to the power 6। तो आंसर क्या हो गया मेरा?
ये आंसर आ रहा है ना? 40.8. आंसर कितने में चाहिए जी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो 1, 2 और 3, ठीक है। 40.8. अगला वाला क्या है? अगला वाला क्या है? 8। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू अगर हमारी 5 या 5 से बड़ी होती है तो ये वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। अरे बचपन में सिखाया था, 40.9. क्या हो गया आप लोगों को आज? हैं भाई, बचपन में नहीं सीखा था? मतलब अरे भाई 40, 40.8. अरे मतलब जब मार्क्स आ जाते हैं ना तुम्हारे जब तुम चलाकी राउंड करते ऑफ हो, कर लिया। हाँ राउंड ऑफ कर लिया। मतलब मैं मार्क्स अगर आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 98.7 मार्क्स दिए, भाई इसको अपने आप ही 99 कंसीडर कर लेते हो, नहीं कर लेते आप 99 लोग? हाँ बस वही बात, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. पर हाँ चालाकी, हाँ सर सही हम है। तो ऑलरेडी कर लेंगे। हाँ कुछ लोग हैं, अरे 99, अरे 100 एक ही तो फर्क, कोई नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया भाई, खुश रहो, ठीक है। तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट में फिगर में चाहिए, तो हमारा ये हो गया 40.9 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट्स इट, 6. ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का सीन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सर। बात, हाँ जी बोलिए सर जी। सर अगर हमें 4 में चाहिए होता तो हम 8 के बाद वाले को भी कन्वर्ट करते हाँ हैं या 8 फिर के ऐसे बाद वाले को कन्वर्ट 40.8? करते हैं। अगर मुझे 4 में चाहिए होता, बहुत बढ़िया, अगर मुझे 4 में चाहिए होता, अगला वाला क्या है? 5, मैंने कहा था 5 या 5 से बड़ा है ना, 9 तो हमारा 9 हो जाता, ये हो जाता 40.89 40.89 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर 4 में चाहिए होता तो आंसर वैसे यही है। अगर उससे भी ज्यादा होगा तो 5 उससे भी ज्यादा होगा तो 4.5। सर अगर 5 होता है तो अगर इवन होता है सर 40.90 भी तो कर सकते हैं। 40.90 क्यों भैया? 40.90 क्यों करेंगे? सर 40.88 ही रहेगा। किसको? इस ये यस सर, अगर 4 होंगे तो सर, बिकॉज अगर इवन होता है तो अगर 5 होता है और वो वाला इवन होता है पिछले वाला, तो वो इवन ही रहता है, अगर ऑड होता है तो +1 जाता है, ये रूल है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। यस सर। लेकिन केमिस्ट्री के लिए इतना ही समझो, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, जैसा हमने बताया वैसा कर लो, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स मत करो भी चीज़ों को, जब बाद में जाके तो अप्लाई करोगे जब थोड़ी बहुत चेंज कर लेना, लेकिन अभी इसको इजी रखो। आमतौर पे जब क्वेश्चंस आते हैं, अभी राइट नाउ जब आपके लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से ही आप सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है जी। तो अब तो कोई डाउट नहीं किसी को सिग्निफिकेंट फिगर में? यस और नो? अरे यस और नो? आवाज नहीं आ रही भाई सर कैन यू एक्सप्लेन दैट 6000 जी? 6.005 plus 6.0 into 10 to the power of 3, that particular question. आप जरा जोर से बोलिए भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir, can you repeat that question again? 6.005 plus 6.0 into 10 to the power of 3, that particular question. ये वाला, एक मिनट, ये वाला 6.005 को Yes, अगर मैंने yes, ये वाला। एडिशन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला? एडिशन वाले में सुन लो, एडिशन वाले में सुन लो। जब भी मुझे ऐड करना होता है तो 10 की पावर्स दोनों चीज़ों में, एक कंपोनेंट मेरा ये है, दूसरा ये है, तो दोनों के अंदर 10 की पावर्स बराबर होनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 और दूसरा है मेरे पास 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, मुझे ऐड करना है, तो याद ये रखो, दोनों को पहले 10 टू द पावर या तो 3 में कर लो या दोनों को 10 टू द पावर 4 में कर लो। अगर मैं इसको 10 टू द पावर 4 में करने में जाऊँ तो क्या हो जाएगा? ये मेरा 0.1 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 4। या तो ऐसे करके आप कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। अगर ऐसे दिल नहीं, हाँ 1.1 एग्जैक्टली 1.1 So, इंटू 10 टू द 1.1 पावर 4 आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिल नहीं इशारा करने का, क्या करो, इस वाले को 10 टू द पावर 3 में कर लो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 पॉइंट ऐसे 10 डॉट इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे करके ऐड कर लो आप,
ठीक है, बट ये 1.1 राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा एग्जैक्टली बिकॉज ये ठीक है। ये हो जाएगा आपका 11 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा आपका 1.1 इंटू 10 टू द पावर 4, बात एक ही है, ठीक है। तो याद ये रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर 10 की पावर्स जो भी हैं उनको सेम रखना है दोनों साइड में, जब भी जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है। ओके, एक डिवाइड का क्वेश्चन और करा दीजिए सर। बिल्कुल करा देते हैं सर, बिल्कुल करा देते हैं सर। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर बोल के खामोश हो जाते हैं आप लोग। हाँ हाँ बोलिए बेटा, आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ओके, एक डिवाइड का क्वेश्चन और कर लीजिए फिर, कोई बात नहीं। चलो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। 18.567 डिवाइडेड बाय 8.1 इंटू 2 डॉट, इसको सॉल्व कर दो तो मैं मान जाऊंगा ठीक है भाई आपने सीख लिया, बढ़िया करके। याद ये रखना है, याद ये रखना है, स्टार्टिंग वहां से करनी है जहां पर आपको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ। भाई ये कितने, एक, ये कितने, 2, पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो आराम से। कितना हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, ऊपर का तो 18.567 है, इसको डिवाइड कर लिया मैंने किससे, ये हो गया मेरा 16.2। आंसर मेरा कितने में चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 2। एक सिग्निफिकेंट फिगर में, ओनली वन सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर में अगर मैं लूँ तो मेरा हो जाएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर 1, 2 डॉट इंटू 10 टू द पावर 1। अब करते रहो भाई, अब फाइनल आंसर जो आएगा वो भी, हाँ बोलिए। चलिए 2 इंटू 10 कैसे हुआ, कैसे हुआ, अरे भाई इसको मैं एक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगर मैं लेकर जाऊं तो ये हो गया मेरा 1.62 इंटू 10 टू द पावर 1, एक डेसिमल रह गया। अब इसको मुझे एक ही सिर्फ पहला डिजिट लेना है और अगला डिजिट 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, जब एक ऐड हो जाएगा तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर 1। क्वेश्चन खतरनाक देखकर घबराया मत करो, और कोई क्वेश्चन खतरनाक नहीं होता कभी। ओके, और कोई सवाल? यस सर, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। इसका आंसर 0.9 हो जाएगा ना? क्या बेटा? हाँ खैर जो भी आंसर आएगा। अच्छा, जो लोग नोट्स मांग रहे थे, सबको नोट्स की ज़रूरत थी, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मेरी सारी क्लासेस के बैकअप मौजूद हैं, तो नोट्स से बेहतर मुझे लगता है कि अगर मैं आप सबको लिंक शेयर कर दूँ अपनी सारी क्लासेस के, तो आई थिंक दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। यस सर, यस सर, ठीक है, Yes, sir. हाँ ग्रेट ग्रेट That ग्रेट, would be ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, प्लेलिस्ट है पूरी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ओके गाइज, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी जी, नॉर्मल। सर। जी हाँ, बोलिए बोलिए। सर पेपर डिफिकल्ट होगा।
तो आप देखिएगा, आप कैसा सर है। कुछ हिंट तो दिए। हाँ अभी तो टाइम है पेपर में, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। जी हाँ बोलिए। सर जो पार्ट जो पोर्शन डिलीट हो गया सिलेबस में से 11th के सिलेबस में से, सर वो नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मैं इतना करा दूंगा कि आपको नीट के लिए एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एटलीस्ट टॉपिक्स तो बता दूंगा क्या क्या आप कर लो, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो पोर्शन डिलीट हो गया है ना, देखो सुनो, जो पोर्शन डिलीट हो गया है उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि एक बार ट्राई करके देखो, पढ़ के उसको कोशिश करके देखो, ठीक है। क्योंकि डिलीटेड पोर्शन जितना भी है वो इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल मैंने 12th का मुझे ध्यान है, 11th का तो मुझे का ध्यान नहीं है कौन कौन सा डिलीट किया है मैंने। 12th का जहाँ तक ध्यान है तो पी लास्ट ईयर सबसे इजी कॉन्सेप्ट से डिलीट किए थे। हाँ सबसे इजी डिलीट किए थे, तो कोई बात नहीं यार, देखो घबराओ मत, एग्ज़ाम है तो दे देंगे, ठीक है। जितना घबराओगे उतना ज़्यादा खुद परेशान होगे। इजी रखिएगा सर पेपर। हाँ बिल्कुल जी इजी रखेंगे। कौन है? ओके बिल्कुल इजी रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर सी यू टुमारो, कल की क्लास में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 2 से जो आपने कहे थे, हाँ मैं नेक्स्ट क्लास तक देता हूँ, कल मोस्ट प्रोबेबली कल तक देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर देता हूँ, ओके ठीक है। फिर यू कैन लीव नाउ। Thank you so much for having the class. Have a great day. Goodbye. सर अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam.